नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद एक बहुत बड़ा झटका हाईकोर्ट के द्वारा हिमाचल सरकार को लगा है। और झटका क्या लगा है ये सोचिए। हम सब जानते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो शासन तंत्र है, उसका जो प्रशासन है, शक्तियां तो सारी प्रशासन के पास ही हैं। और प्रशासन अगर अपनी शक्तियों का मिसयूज़ करने लगे तो चूंकि उसके पास डंडा है, उसके पास व्यवस्था है, उसके पास जेल है, उसके पास संसाधन है, तो फिर जनता कहाँ जाए। मैं सदैव चर्चा करता हूँ कि तीन अलग अलग ग्रुप हैं, चौथा ग्रुप कोर्ट है। तीन अलग अलग ग्रुप, शासन, प्रशासन, जनता और न्यायालय। ये पहले जो जो पूर्व काल था उसमें राजा और सीधी जनता होती थी। अभी राजा और जनता के बीच में प्रशासन है, प्रशासन पेड है। पहले भी राजा और जनता के बीच में प्रशासन होता था, लेकिन जनता ही स्वयं प्रशासन होती थी। यानी कि जनता की जिम्मेदारी होती थी कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। अभी क्या है, प्रशासन बीच में है क्योंकि ये अंग्रेजी तंत्र है। अंग्रेजी तंत्र सब पेड होता था, सब सैलरीड होते थे, सब नौकर होते थे। अब नौकरों के तौर पर यहाँ पर एक एक विशेष तंत्र है। राजा चाहे जैसा भी हो, लेकिन प्रशासक राजा के ऊपर बैठता है और राजा को भी चलाता है। आज की तारीख में यह है क्योंकि जो इंग्लिश शासन के दौरान, या फिर मैं कहूँ कि ईसाईयत शासन के दौरान मैक्स वेबर का जो मॉडल लागू किया गया, उसकी खास बात ये थी कि अंग्रेज़ों का राजा, राजा की पार्लियामेंट, सरकार, सरकार के मातहत प्रशासन और उस प्रशासन के मातहत रियायत का, यानी कि इंपीरियल कंट्री का प्रशासन, गुलाम देश का प्रशासन, यानी कि राजा के बाद चौथे नंबर का। और ये जो गुलाम देश का प्रशासन था, ये गुलाम देश के राजाओं के ऊपर भी शासन करता था। गुलाम देश के राजा भी इस प्रशासन, चौथी कैटेगरी के प्रशासन, तीसरी कैटेगरी के एम्प्लॉय और चौथी कैटेगरी के प्रशासन के मातहत आते थे। और हमने दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद इसको बदला नहीं, परिणाम देख रहे हैं। ऐसा ही एक इलस्ट्रेशन ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने आया। एक सीनियर एडवोकेट और एक दूसरे सज्जन, कंपनी में शेयर होल्डिंग का मामला था। हिमाचल प्रदेश का मामला है, हिमाचल प्रदेश में सुक्खू की सरकार बनने के बाद का मामला है। और ये संभव है कि डीजीपी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी दो राजा के या मुख्यमंत्री के दो राइट एंड लेफ्ट हैंड होते हैं। अब इन दो राइट एंड लेफ्ट हैंड में डीजीपी के पास पुलिस प्रशासन भी होता है, सत्ता भी, सरकार भी और शक्ति भी। ये कहा गया है कि सिविल के जो डिस्प्यूट हैं, दो पार्टियों के बीच के जो झगड़े हैं, उसमें ना शासन आएगा ना प्रशासन आएगा। अगर उनके बीच का डिस्प्यूट है, या तो वो स्वयं सॉल्व करें और नहीं तो वो न्यायालय में जाकर सॉल्व करवाएं। कंपनी एक ऐसा ही इशू है। किसी कंपनी में शेयर होल्डिंग को लेकर झगड़ा शुरू हुए दो लोगों के, एक सीनियर एडवोकेट और वो डीजीपी का सहयोग लेते हैं। डीजीपी कंपनी के ऊपर वॉच करने के लिए पुलिसकर्मी लगा देता है। डीजीपी बार बार दूसरी पार्टी को फ़ोन करके कहता है कि तुम अपने शेयर मेरे मित्र को, जो मेरे पास आया, उसको बेच दो। और बहुत बहुत प्रेशर करता है, कहता है मैं मुकदमे करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। कुल मिलाकर तुमको अपनी कंपनी मेरे मित्र के पास, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, उसके पास बेचना पड़ेगा। उसको शेयर आपको ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। मामला हाई कोर्ट आता है। हाई कोर्ट में जो दूसरी पार्टी है वो ये कहती है कि साहब बार बार डीजीपी का मेरे ऊपर प्रेशर है, और जो जहाँ पर कंपनी हमारी है वहाँ की जो कमिश्नर है या जो एसपी है, एसपी का भी मेरे ऊपर प्रेशर है। हमारे ऊपर ताकत लगाई जा रही है, प्रशासन लगाया जा रहा है, मेरे को फ़ोन किया जा रहा है, मेरे को दबाव में रखा जा रहा है। तो वो कहता है कि ये कर लो, लेकिन पार्टी कोर्ट के सामने जाती है और वो बताती है पूरी बात। कोर्ट, डीजीपी और वो पार्टी जो है सारे एविडेंसेस लेकर जाती है, कॉल रिकॉर्ड्स लेकर जाती है कि भाई इन्होंने कितने बार मेरे को फ़ोन किया, कितने बार ये किया, कितने बार वो किया, एसपी कितने बार फ़ोन कर रही है। कोर्ट ये कहता है कि भाई तुम्हारा क्या रोल है। उन्होंने सरकार को बुलाया, सरकार की तरफ से ये आर्गूमेंट दिया गया कि साहब हम तो मीडिएशन करवाने का प्रयास कर रहे थे। हाई कोर्ट कह रहा है कि तुम मीडिएशन करवाने का प्रयास क्यों कर रहे थे भाई, ये सिविल का मामला है, आप इसमें शक्ति क्यों दिखा रहे थे।
पुलिस का बारंबार ये कहा गया कि पुलिस का सिविल मैटर में कोई रोल नहीं है, पुलिस सिविल मैटर में इवन इंटरवीन नहीं कर सकती, पुलिस सिविल मैटर में किसी पर दबाव नहीं बना सकती, पुलिस सिविल मैटर में घुस नहीं सकती। जब ये तुम्हारे पास अधिकार नहीं है तो क्यों बारंबार फ़ोन कर रहे हो, क्यों प्रेशर में ले रहे हो, और ये प्रेशर में लेने का तुम्हारा अधिकार है ही नहीं। डीजीपी कोर्ट को बार बार समझाते हैं, एसपी की तरफ से बार बार कोर्ट को समझाया जाता है और ये कहा जाता है कि इसमें मेरा रोल है, हम तो साहब मीडिएशन कर रहे हैं, डिस्प्यूट आगे पैदा ना हो इसकी कोशिश कर रहे हैं और इनकी मदद कर रहे हैं। न्यायालय कहता है सीनियर एडवोकेट जो हो चुका है वो तुम्हारी मदद का मोहताज तो नहीं हो सकता। सीनियर एडवोकेट के पास खुद का मस्तिष्क है, दोनों बैठकर सेटल कर सकते हैं, न्यायालय के पास जा सकते हैं, न्यायालय उसको डिसाइड कर सकता है, लेकिन आप ऐसा क्यों चाहते हो? आप जबरदस्ती का इंटरवेंशन कर रहे हैं। कोर्ट ने उनको आगाह किया, आगाह करने के बाद वो नहीं माने तो अगली तारीख पर जब मामला गया और कोर्ट ने फिर से कोर्ट के सामने फिर वही बात कही पक्ष ने कि साहब देखिए ये प्रेशर डाल रहे हैं, मान नहीं रहे। कोर्ट ने सरकार को कहा कि डीजीपी चूंकि ये इंटरवीन सिविल मैटर्स में कर रहे हैं इसलिए इस प्रकार के मैटर्स आसानी से डिसाइड हों, लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, राज्य की इमेज खराब ना हो, राज्य का रोल इसमें नहीं है, ये सब कुछ, इसलिए इनको हटाया जाए। ये भारतवर्ष के, जहाँ तक मुझे याद है, भारतवर्ष के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि किसी डीजीपी को हटाने के लिए हाई कोर्ट ने सरकार को लिखा, एसपी को हटाने के लिए हाई कोर्ट ने सरकार को लिखा और कहा इनको हटाइए। अब जब हटाने का आदेश राज्य सरकार को कह दिया तो सुक्खू सरकार अपने इस डीजीपी को हटाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट में वो डीजीपी भी चले गए और सरकार भी चली गई, एसपी भी चली गई। उन्होंने कहा साहब जो हाई कोर्ट ने हमें हटाने का आदेश दिया है वो ठीक नहीं, हम तो ये कर रहे थे, हम तो मदद कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट को भी लगा यार डीजीपी को कैसे हटाया जा सकता है, ये तो प्योर एग्जीक्यूटिव मुख्यमंत्री का मामला है, मुख्यमंत्री इसको हटाए रखे क्या करेगा, ये मुख्यमंत्री करेगा। जब तक इसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस ना आ जाए तब तक इसको उस पद पर बने रहने का अधिकार नहीं। ऐसा आदेश हाईकोर्ट कैसे दे सकता है? दोनों ने अपने अपने वर्जन सुप्रीम कोर्ट में रखे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई इस स्टेज पर ये तो डिसाइड नहीं किया जा सकता कि कौन सही है, दोनों पार्टियों में से कौन सही कह रहा है। वो कह रहे वो प्रेशर डाल रहे थे, वो कह रहे वो हटाने की कोशिश कर रहे थे, वो कह रहे वो ये कर रहे थे, वो कह रहे वो कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई देखो इस स्टेज पर ये तो नहीं बता सकते, लेकिन जब तक हाई कोर्ट इसका फाइनल डिस्पोजल न कर ले केस का तब तक हम स्टे लगा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिस्पोजल तक उस पर स्टे कर दिया। स्टे करने के बाद हाई कोर्ट में हियरिंग शुरू, यानी कि डीजीपी अपने पद पर बना रहेगा और एसपी भी अपने पद पर बना रहेगा। सरकार अपने डिस्कोर्स से चेंज करती है तो वो बात अलग है, लेकिन ये बने रहेंगे अपनी पोस्ट पर। ऐसी परिस्थितियों में हाई कोर्ट ने पूरी सुनवाई करी। हाई कोर्ट ने कहा कि हमने जो डीजीपी हटाने का आदेश दिया था वो आदेश बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने ये पाया है कि डीजीपी कई बार फ़ोन करके पार्टी को प्रेशर में ले रहा है। पार्टी के घर में उसने सिक्योरिटी के पर्पज़ से वहाँ जासूस लगा रखे हैं, उसके घर पर चारों ओर पहरा बिठा दिया है, उसके होटल पर, जिस होटल, ये कंपनी जिस होटल का डिस्प्यूट है उस होटल पर चारों ओर से पहरा बिठा दिया है, और ये पुलिस का काम नहीं है। आप भारत में राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, और राइट टू प्राइवेसी के ऊपर अगर पुलिस प्रशासन भी जबरन बिना किसी कारण के पहरा बिठाती है तो ये तो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है, ये तो संविधान का उल्लंघन है। हाईकोर्ट कहता है कि जो प्ली आई है उसमें यह आया कि साहब इनसे इन्वेस्टिगेशन, इनके पुलिस के पास से इसका इन्वेस्टिगेशन हटाकर सीबीआई को इसका इन्वेस्टिगेशन दे दिया जाए, ताकि सीबीआई इसमें से सच पता लगा सके कि वाकई में डीजीपी दोषी है कि नहीं है, एसपी दोषी है कि नहीं है। एसपी, डीजीपी और जो सीनियर एडवोकेट पहले के हैं वो सब तीनों मिलकर प्रेशर डाल रहे कि नहीं डाल रहे। सीनियर एडवोकेट प्रशासनिक अधिकारी भी रहे, इसलिए डीजीपी के साथ आसानी से अप्रोच हो गई होगी, और डीजीपी के सहयोग से, एसपी के सहयोग से और प्रशासन के सहयोग से, सरकार के, कुल मिलाकर सरकार के सहयोग से वो उस जो पिटिशनर है, पिटिशनर को वहाँ कंपनी से बाहर करना चाहते हैं, होटल बेचकर जाओ। वो भी कोई जड़ेल रहा होगा, इसलिए वो लड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक आ गया,
हाई कोर्ट में फिर से लड़ा। तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की इस स्टेज पर आवश्यकता हमको महसूस नहीं होती, क्योंकि किसका वर्जन सही है ये मैं सही नहीं कह सकता, लेकिन मैं इस कंक्लूजन पर ज़रूर पहुंच सकता हूं कि ये जो डीजीपी साहब हैं ये इंटरवेंशन कर रहे हैं जो इनका काम नहीं है, और ये जबरन मामले में अंदर घुस रहे हैं। इसलिए हमने जो पहले फैसला लिया था, मतलब सुप्रीम कोर्ट से मामले को स्टे कर दिया गया था, इनके उनके टर्मिनेशन को, रिमूवल को स्टे कर दिया गया था। हाई कोर्ट कहता है इनके रिमूवल का जो हमने आदेश किया है वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि डीजीपी जिस प्रकार के, जिस कैडर के अधिकारी हैं और जो उनका रोल है वो नहीं कर रहे हैं, और जब तक ये डीजीपी रहेंगे तब तक पार्टी को चैन से बैठने नहीं देंगे। मेरा मानना है ये डीजीपी का मामला नहीं है, ये सरकार का मामला है। हो भी सकता है, इसलिए हो सकता है कि ये जो प्रशासनिक तंत्र है ये सरकार को भी चलाता है। सरकार का मुखिया चुनकर तो जनता भेजती है, लेकिन मुखिया को इतनी अगर अक्ल है, मुझे तो नहीं लगता सुक्खू में वो होगा, इतनी अक्ल है कि वो सरकार चला सके तो सरकार चलाएगा। लेकिन उसको अगर सरकार चलाने की अकल ही नहीं होगी तो वो सरकार क्या चलाएगा, कैसे चलाएगा, क्यों चलाएगा, कब चलाएगा, कैसे, कब तक चला सकता है? ये बहुत सारे प्रश्न अब खुलकर सामने आते हैं। इसलिए उनको, जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जो मंत्रिपरिषद बने हुए हैं, जो बाकी मंत्री बने हुए हैं, जिनको जनता ने चुनकर भेजा है, पहले ये देखना होगा क्या उनको अक्ल है कि वो सरकार को अच्छे से चला सकें, क्या उनको अक्ल है कि वो तंत्र को जानते हैं, क्या उनको अक्ल है कि वो प्रशासनिक तंत्र को जानते हैं, क्या उनको इतनी बुद्धि है कि वो प्रशासन को चलाने की क्षमता रखते हैं। वो बैठ तो सकते हैं, लेकिन बैठा हुआ व्यक्ति प्रशासन चला लेगा ये आवश्यक नहीं है। प्रशासन चलाने के लिए जापान के मॉडल को एडॉप्ट करना चाहिए। जापान का प्रधानमंत्री अपना एक स्पेशल ऑफिसर रखता है जो सिर्फ प्रशासन का स्पेशलिस्ट होता है, और वो कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता, वो भी पॉलिटिकल पार्टी का ही कोई व्यक्ति होता है। पॉलिटिकल पार्टी का ऐसा व्यक्ति जो प्रशासन को जानता है, जो शासन को जानता है, जो शासन और प्रशासन के बीच की कड़ियों को जानता है, और उसका डिसीजन ही फाइनल होता है। ना ही डीजीपी का डिसीजन फाइनल होगा, ना ही चीफ सेक्रेटरी का डिसीजन फाइनल होगा। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी भी उस राजा के या वहां के प्रधानमंत्री का जो स्पेशल ऑफिसर है, जिसको आप भारत में ओएसडी कहते हैं, हमारे यहाँ क्या ओएसडी भी ऐसे रखे जाते हैं जो प्रशासनिक तंत्र के स्पेशलिस्ट हों? ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ भी ओएसडी, मुख्यमंत्री के ओएसडी, सरकार के ओएसडी, या फिर मंत्रिपरिषद के ओएसडी, विधानसभा के ओएसडी, किसी भी अधिकारी, किसी भी चुने हुए व्यक्ति के ओएसडी। ओएसडी का मतलब यह होता है कि ऑफिसर स्पेशल ड्यूटी, जो कि मुख्यमंत्री को करना है उसके स्पेशलिस्ट होंगे, मुख्यमंत्री को वो सलाह देंगे और मुख्यमंत्री उनके माध्यम से काम करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो प्रशासनिक अधिकारी जो वहां से रिटायर हो रहे हैं उनको ही ओएसडी बनाया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ओएसडी हमारे यहाँ ऐसे लोग बनाए जा रहे हों हमारे देश में जिनको प्रशासन की जानकारी नहीं है, केवल वो भी लाइजनिंग के चक्कर में ही फंस गए। कहीं ऐसा तो नहीं है वो भी डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ट्रैप में फंस गए, क्योंकि उनको ये पता हो जाता है कि असली शक्ति मुख्यमंत्री में नहीं है, अगली शक्ति तो डीजीपी में है, चीफ सेक्रेटरी में है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी में है। मुख्यमंत्री तो लाखों कामों में से एक इशू कोई उसका होता है, वो इशू उससे सॉल्व करवाता है, जबकि पूरे तंत्र की जानकारी उसको नहीं होती। उसकी आंख, नाक, कान तो सब अधिकारी ही होते हैं, जो कि सभी सरकारों में होते हैं। वो सरकार कांग्रेस की हो, वो सरकार बीजेपी की हो, वो सरकार समाजवादी पार्टी की हो, वो सरकार बहुजन समाज पार्टी की हो, वो सरकार समता पार्टी की हो, वो सरकार शिवसेना की हो, वो सरकार किसी की हो, जिसकी सरकार बैठती है वो अधिकारी उसके लिए काम करता है। और वो जानता है कि इनके 4 इशू सॉल्व करने के बाद 996 इशू तो मैं ही सॉल्व करूंगा। उन 996 इशूज पर मेरा शासन है। इनको 4 इशूज की जानकारी है, उन 4 इशूज पर इनकी बल्ले बल्ले कर देते हैं। जबकि जापान जैसे कंट्रियों का प्रशासन ये है कि ओएसडी जो मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का बैठता है, प्रधानमंत्री का ओएसडी स्पेशलिस्ट होता है प्रशासन का, वो स्पेशलिस्ट होता है शासन का, और जो भी निर्णय डीजीपी लेगा, जो भी निर्णय चीफ सेक्रेटरी लेगा, जो भी निर्णय प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेगा, वो ओएसडी के पास जाएगा। ओएसडी उसकी एनालिसिस करेगा। एनालिसिस करने के बाद अगर आवश्यकता है तो प्रधानमंत्री से पूछेगा, और आवश्यकता नहीं तो ओके कर देगा। जब वो ओके कर देगा तब ही वो ऑर्डर पब्लिश होता है, तभी गवर्नमेंट ऑर्डर पब्लिश हो सकता है, तभी वो कोई जो भी वहां पर आदेश
दिया जा रहा है या फिर गजट किया जा रहा है, वो तब तक गजट नहीं किया जा सकता जब तक कि मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री के ओएसडी, जो कि उस विधा का माहिर है, पार्टी की सोच का माहिर है, वो अपनी पार्टी की टैगलाइन को जानता है, पार्टी के उद्देश्यों को जानता है, पार्टी की लाइनअप को जानता है, कार्यकर्ताओं के स्वभाव को जानता है, राष्ट्र के स्वभाव को जानता है, अच्छा खराब जानता है, वो ही हाँ करता है। उसके हाँ करने के बाद ही कुछ होता है। प्रशासनिक अधिकारी सीधा आदेश करने के अधिकारी नहीं होते। लेकिन हमारे देश में ऐसा होता है क्या? हमारे देश में सुक्खू मुख्यमंत्री बने हुए हैं, सुक्खू का डीजीपी ऐसा कुछ कर रहा है, डीजीपी को हाईकोर्ट तलब कर रहा है, डीजीपी के लिए हाईकोर्ट लिख रहा है, मुख्यमंत्री को लिख रहा है, लेकिन डीजीपी अपनी जो उसकी हदें हैं उसको पार करके काम कर रहा है। अब चूंकि डीजीपी होता है, मुकदमा लिखवाने का अधिकार है, किसी को पकड़कर अंदर कर देगा। अंदर करने के बाद हमने देखा कि कैसे मनीष कश्यप वाले मामले में क्या क्या नहीं हुआ, और बहुत सारे मामलों में ऐसा होता है। मुख्यमंत्री को, राजा को, प्रधानमंत्री को जब तक पता लगे तब तक उसकी सरकार जाने की स्टेज पर आ चुकी होती है। व्यक्ति न्यायालय भटकता रहता है, उसकी कैरियर, उसकी लाइफ कम से कम खत्म कर दी जाती है। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि भारत में आज तंत्र के बदलाव की आवश्यकता है। हालांकि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सीधा आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट के स्टे को भी न मानते हुए कहा, हमारा निर्णय बिल्कुल उपयुक्त है, हमारा निर्णय बिल्कुल ठीक है, ये व्यक्ति उसमें इंटरवेंशन का प्रयास कर रहा था। मुझे लगता है कि इन बातों को अगर ध्यान रखेंगे तो समझ में आएगा कि वाकई में क्या खेल खेला जा रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।